विल्ट्रमाइट्स। जब से मैंने सुपर हीरो साइंस ब्रेकडाउन की सीरीज स्टार्ट की है, एक कमेंट हर दूसरी वीडियो पे आता है, भाई विल्ट्रमाइट्स कब? और ऑनेस्टली मैंने उस टाइम तक इनविंसिबल सीरीज देखी भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इस ब्रेकडाउन के लिए मैंने पिछले 2 दिनों में इनविंसिबल के सारे 4 सीजन देख डाले एंड आई जस्ट लव्ड इट। स्टोरी, एक्शन, कैरेक्टर, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। लेकिन एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट किया। विल्ट्रमाइट्स ऑब्वियसली एक ऐसी एलियन स्पीशीज जो हजारों सालों तक जीती है, प्लैनेट्स कॉन्कर करती है, स्पेस में बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करती है और इतनी पावरफुल है कि सुपरमैन भी उनसे उलझने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन असली क्वेश्चन ये है, अगर साइंस की नजर से देखें तो क्या यूनिवर्स में कभी विल्ट्रमाइट्स जैसी स्पीशीज इवॉल्व हो सकती है? अगर प्लैनेट विल्ट्रम सच में एग्जिस्ट करता तो उसकी इकोलॉजी कैसी होती? हाई ग्रेविटी उन्हें कितना पावरफुल बना सकती थी? और क्या इवोल्यूशन और बायोलॉजी मिलकर नेचर के सबसे डेंजरस सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकती है? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, द प्योर साइंटिफिक ब्रेकडाउन ऑफ। अगर आपने इनविंसिबल सीरीज देखी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले शायद ओमनीमैन, कॉन्क्वेस्ट या थ्रैक का नाम आता होगा। ऐसे बीइंग्स जो सेकंड्स में पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिना किसी स्पेस सूट के आउटर स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं और हजारों सालों तक ऑलमोस्ट बिना बूढ़े हुए जीते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ इनकी पावर्स नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपनी स्पीशीज के नॉर्मल विल्ट्रमाइट्स हैं और यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट ही फैसिनेटिंग बन जाता है। क्योंकि अगर किसी स्पीशीज के लिए इतनी अनबिलीवेबल एबिलिटीज नॉर्मल हैं, तो सोचिए उनका होम प्लेनेट कैसा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कितना डेंजरस होगा, उनकी बॉडी कैसे इवॉल्व हुई होगी और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या साइंस की नजर से यूनिवर्स में कभी विल्ट्रमाइट्स जैसी स्पीशीज नेचुरली इवॉल्व कर सकती है? तो आज हम उनकी पावर की लिस्ट बनाने नहीं आए, आज हम उनकी बायोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लैनेट, सिविलाइजेशन और उनकी हर एक एबिलिटी के पीछे छुपी पॉसिबल साइंस को समझने आए हैं। और एंड तक आपको रियलाइज होगा कि विल्ट्रमाइट्स की सबसे डेंजरस वेपन उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही उनकी फ्लाइट है, बल्कि उनकी इवोल्यूशन है। हर स्पीशीज की स्टोरी उसके पावर से नहीं, उसके एनवायरनमेंट से शुरू होती है। अर्थ पर भी हम जितनी भी लाइफ फॉर्म देखते हैं वो किसी मिरेकल का रिजल्ट नहीं है। जिराफ की लंबी नेक, चीता की इनक्रेडिबल स्पीड, ईगल की आईसाइट और क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स, ये सब मिलियंस ऑफ ईयर्स की इवोल्यूशन का रिजल्ट है। नेचर कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म को रैंडमली पावर नहीं देता। नेचर सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने देती है जो अपने एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब इसी कॉन्सेप्ट को प्लैनेट विल्ट्रम पर अप्लाई कीजिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्लैनेट जहां सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल का हो, जहां हायर ग्रेविटी हो, क्लाइमेट एक्सट्रीम हो, प्रेडेटर्स अर्थ के किसी भी एनिमल से कई गुना ज्यादा डेंजरस हो और रिसोर्सेज लिमिटेड हो। हर जनरेशन में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव करते और सिर्फ वही अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते। लाखों और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता, तो ग्रेजुअली पूरी स्पीशीज फिजिकली स्ट्रॉन्गर, टफर और ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाती। लेकिन विल्ट्रमाइट्स की इवोल्यूशन शायद सिर्फ नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इनविंसिबल के अकॉर्डिंग विल्ट्रमाइट सिविलाइजेशन ने खुद अपनी स्पीशीज को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया था। वीक इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर दिया गया और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को ही सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने दिया गया। साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। रियल वर्ल्ड में ये एथिकली और साइंटिफिकली दोनों ही पर्सपेक्टिव से डेंजरस और अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली देखें तो उस स्पीशीज की एवरेज फिजिकल कैपेबिलिटीज हर जनरेशन के साथ इंप्रूव होती चली जाएगी। यानी विल्ट्रमाइट्स एक ही दिन के अंदर इतने पावरफुल नहीं बने, उनके पीछे उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन, सर्वाइवल प्रेशर और जेनेटिक सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन है। और अगर इवोल्यूशन ने उन्हें शेप दिया तो उनके प्लेनेट ने उन्हें फोर्ज किया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर विल्ट्रमाइट स्पीशीज इतनी डेंजरस है तो उनका प्लेनेट कितना डेंजरस होगा? सबसे पहली पॉसिबिलिटी है हायर ग्रेविटी। अगर प्लेनेट विल्ट्रम अर्थ से सिग्निफिकेंटली ज्यादा मैसिव हो तो वहाँ हर मूवमेंट नेचुरली ज्यादा डिफिकल्ट होगी। चलना, दौड़ना, जंप करना, हर सेकंड मसल्स और बोन्स पर अर्थ से कई गुना ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। ऐसे इन्वायरमेंट में वीक स्केलेटन या एवरेज मसल वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही स्पीशीज इवॉल्व होगी जिनकी बोन्स डेंसर होगी, मसल्स स्ट्रॉन्गर होंगी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसी वजह से साइंटिस्ट भी स्पेकुलेट करते हैं कि अगर हाई ग्रेविटी प्लेनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व होती है तो वो अर्थ के ऑर्गेनिज्म से काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन सिर्फ ग्रेविटी ही सब कुछ नहीं होती। एक प्लेनेट को डेंजरस बनाता है उसका पूरा इकोसिस्टम। सोचिए अगर प्लेनेट विल्ट्रम के प्रेडेटर्स भी इक्वली पावरफुल हो, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा डेंजरस हो, एटमॉस्फेयर डेंसर हो और फूड चेन का हर लेवल ब्रूटल कंपटीशन से भरा हो, तो पूरी इकोलॉजी ही स्ट्रेंथ को रिवॉर्ड करेगी।
वहाँ सर्वाइवल का मतलब सिर्फ खाना ढूंढना नहीं, बल्कि हर दिन ये प्रूव करना होगा कि आप कल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी तरह का एनवायरनमेंट ग्रेजुअली एक ऐसी स्पीशीज को जन्म दे सकता है जिसके लिए हमें इम्पॉसिबल लगने वाली फिजिकल एबिलिटीज एक्चुअली नॉर्मल बायोलॉजी का हिस्सा हो। लेकिन एक हार्श प्लेनेट और पावरफुल इकोसिस्टम के बाद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बाकी है, आखिर उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें इंसानों से इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर विल्ट्रम प्लेनेट मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होता और विल्ट्रमाइट्स अर्थ पर अटैक करते, तो क्या लगता है तुम्हें एवेंजर्स में कोई ऐसा बीइंग है जो विल्ट्रमाइट्स के इस इन्वेजन को रोक सकता था? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक विल्ट्रमाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी पूरी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने इनविजिबल सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि सिर्फ एक विल्ट्रमाइट ने अर्थ का क्या हाल किया था और इतने पावरफुल बीइंग्स भी उसे रोक नहीं पाए थे। तो अपने आंसर नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं मसल्स की। ह्यूमन मसल्स ऑलरेडी नेचर की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। हमारी मसल फाइबर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टियर होती हैं, रिपेयर होती हैं और फिर स्ट्रॉन्गर बनती हैं। लेकिन एक्सेसिव फोर्स पर मसल्स और टेंडन्स इवेंचुअली फेल हो जाते हैं। अगर कोई स्पीशीज माउंटेन लेवल का फोर्स जनरेट कर सकती हो या दूसरे सुपर पावर्ड बीइंग का अटैक सर्वाइव कर सकती हो, तो उनके मसल फाइबर्स नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर से कई गुना ज्यादा एफिशिएंट होने चाहिए। हो सकता है कि उनके मसल्स एनर्जी को ऑलमोस्ट लूजलेस एफिशिएंसी के साथ मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करते हो। अब बात आती है स्केलेटन की। ह्यूमन बोन सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद उसमें भी फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। विल्ट्रमाइट्स के स्केलेटन इतने डेंस और इतने स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे कि वो हाइपरसोनिक इंपैक्ट्स, स्काई स्क्रैपर लेवल कोलिजन और इमेंस प्रेशर के बाद भी सर्वाइव हो जाए। लेकिन डेंसर बोन का एक साइड इफेक्ट होता है, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से उनकी मसल्स भी प्रोपोर्शनली ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। और फिर आते हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स। इतनी इमेंस स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने के लिए उनका हार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड सर्कुलेशन करता होगा, लंग्स ऑक्सीजन को अनइमेजिनेबल एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब करते होंगे और उनके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया अर्थ के किसी भी ऑर्गेनिज्म से कई गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट करते होंगे। लेकिन शायद उनकी बायोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट उनकी हीलिंग सिस्टम है। सीरीज में हम देखते हैं कि सीवियर इंजरीज के बाद भी विल्ट्रमाइट्स रिकवर हो जाते हैं। रियल बायोलॉजी में रैपिड हीलिंग यूजुअली कैंसर का रिस्क बन जाती है, क्योंकि उनके सेल्स बहुत ज्यादा फास्ट डिवाइड करते हैं और शायद इसी वजह से एक विल्ट्रमाइट हजारों सालों के बाद भी अपने बायोलॉजिकल प्राइम में रहता है। लेकिन बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी होने के बाद भी ये स्पीशीज एक और बहुत बड़ा काम करती है जो मॉडर्न साइंस को हर तरह से चैलेंज करता है। ये क्रीचर्स सर्वाइव ही नहीं करते, बल्कि ये फ्लाई भी करते हैं। और सिर्फ फ्लाई नहीं करते, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैं सुपरमैन वाली वीडियोस में भी इस पार्ट को काफी बार कवर कर चुका हूँ। अब अर्थ पर जितने भी फ्लाइंग एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सब एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वो हवा को पुश करके लिफ्ट जनरेट करते हैं और ग्रेविटी को टेम्पररी ओवरकम करते हैं। लेकिन विल्ट्रमाइट्स, ना उनके पास विंग्स है, ना ही कोई जेट इंजन और ना ही कोई विजिबल प्रोपल्शन सिस्टम। और फिर भी वो सिर्फ फ्लाई नहीं करते, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं, इंस्टेंटली डायरेक्शन चेंज करते हैं, यहाँ तक कि फ्लाई करते वक्त फाइट भी करते हैं। करंट साइंस के अकॉर्डिंग ये बायोलॉजी का नहीं, बल्कि फिजिक्स की प्रॉब्लम है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकता है तो उसे किसी अननोन मैकेनिज्म के थ्रू ग्रेविटी और इनर्शिया को मैनिपुलेट करना होगा। हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई कंप्लीटली अननोन बायोलॉजिकल ऑर्गन इवॉल्व हुआ हो, या फिर वो किसी ऐसी फंडामेंटल फोर्स को कंट्रोल करता हो जिसका एग्जिस्टेंस ह्यूमैनिटी ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। लेकिन जब बात करते हैं स्पेस सर्वाइवल की, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सीरीज में हम देखते हैं कि विल्ट्रमाइट्स बिना किसी स्पेस सूट के आउटर स्पेस में सर्वाइव कर लेते हैं। रियलिस्टिकली देखा जाए तो स्पेस का सबसे बड़ा डेंजर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर होता है वैक्यूम, जीरो प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस और कंटिन्यूसली आती हुई डेडली कॉस्मिक रेडिएशन। अगर विल्ट्रमाइट्स के सेल्स प्रेशर चेंजेस को टॉलरेट कर सकती हो, अगर उनके टिश्यूज अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग हो, अगर उनका मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन को इतनी एफिशिएंटली यूज करता हो कि वो काफी देर तक बिना सांस लिए एक्टिव रह सके, तो स्पेस सर्वाइवल टेक्निकली पॉसिबल लगने लगता है। और अगर उनका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इतना एडवांस हो कि रेडिएशन से होने वाले डैमेज कंटिन्यूसली रिपेयर होते रहे, तो आउटर स्पेस उनके लिए डेथ सेंटेंस नहीं, बल्कि सिर्फ एक और एनवायरनमेंट बन जाता है। रियल साइंस में तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से डिसाइड नहीं होती, स्ट्रेंथ एक कंप्लीट सिस्टम का रिजल्ट होती है। मसल्स, बोन्स, नर्वस सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन और कनेक्टिव टिश्यूज। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट वीक हुआ तो बाकी सब बेकार हो जाता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्चुअली दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली है कैलोरीज इंटेक। नॉर्मल लाइफ में हमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए कैलोरीज इंटेक करनी होती है, लेकिन जिस लेवल की स्ट्रेंथ विल्ट्रमाइट्स शो करते हैं, उसके लिए तुम्हें थाउजेंड्स नहीं बल्कि बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ कैलोरीज पर डे चाहिए होंगी। यानी कि अगर विल्ट्रमाइट जैसा कोई बीइंग सच में एग्जिस्ट करे तो वो सबसे पहले भूख से ही मर जाएगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हीट।
जब भी हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है या हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, और जिस लेवल की पावर और स्ट्रेंथ विल्ट्रामाइट्स प्रोड्यूस करते हैं उससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती कि विल्ट्रामाइट्स अपने आप में ही फट जाते। विल्ट्रामाइट्स के बारे में सबसे डेंजरस चीज उनकी फ्लाइट नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, बल्कि सबसे डेंजरस चीज थी उनका माइंडसेट। वो चाहते थे कि गैलेक्सी में उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन कोई और ना बन पाए। इसी वजह से वो अलग अलग प्लैनेट्स को कॉन्कर करते थे। जो प्लैनेट उनके एम्पायर का पार्ट बन जाता था उन्हें वो रूल करते थे, और जो उनके एम्पायर का पार्ट बनने से मना कर देता था तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते थे। और सच बताऊं तो इस माइंडसेट को साइंस भी सपोर्ट करती है। साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में अगर इतनी इंटेलिजेंट स्पीशीज सच में एग्जिस्ट करती होगी तो वो नहीं चाहेगी कि बाकी सिविलाइजेशंस उससे आगे निकल जाएं। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसे कहते हैं द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। और शायद इसी वजह से विल्ट्रम एम्पायर इतना ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने एक्सपीरियंस से बढ़ती है। सोचिए आपके जर्नल्स को सिर्फ 40 से 50 साल का नहीं बल्कि 4000 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर साइंटिस्ट एक ही रिसर्च या प्रोजेक्ट पे 500 साल से काम कर रहे हों, अगर सोल्जर्स थाउजेंड्स ऑफ बैटल्स पर्सनली फाइट कर चुके हों, तो हर जनरेशन को दोबारा से नॉलेज रीगेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिविलाइजेशन कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहेगी और हर जनरेशन पिछली जनरेशन से काफी ज्यादा पावरफुल होगी। साइंस हमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताती है, इवोल्यूशन सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं चलती, इवोल्यूशन डाइवर्सिटी से चलती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ही स्पीशीज को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, नए एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने देती है और अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो नेचुरली ऐसी स्पीशीज इवॉल्व होना पॉसिबल तो है, लेकिन एग्जैक्टली विल्ट्रामाइट जितनी पावरफुल बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूनिवर्स में इतनी पावरफुल स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि नेचर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है, और वो है हमारा ब्रेन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कॉन्शियसनेस। इन तीनों की मदद से हम एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन बन सकते हैं जो किसी दूसरी सिविलाइजेशन के सामने सुपरनैचुरल लगे। लेकिन इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ क्वाड्रिलियंस प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट के पास अपना अलग एनवायरनमेंट होगा, अपनी अलग केमिस्ट्री होगी, अपनी अलग बायोलॉजी होगी और अपनी अलग इवोल्यूशनरी जर्नी होगी। हो सकता है कि किसी दूर गैलेक्सी में किसी प्लैनेट के ऊपर हमसे भी कई ज्यादा टेरिफाइंग स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, और उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होंगी जो पहली नजर में हमारे लिए सुपर पावर से कम नहीं होगी, जो खुद को सुपर स्पीशीज नहीं समझेगी, क्योंकि उनकी दुनिया में सुपर होना काफी नॉर्मल है। स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।